अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग एमडीकेट सीरीज़ के साथ में। आज की इस वीडियो के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर को डिस्कस कर रहे हैं और बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो टॉपिक शामिल किया गया है वो है बायोटेक्नोलॉजी एंड द हेल्थ प्रॉब्लम। तो यहाँ पर 3 टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं। सबसे पहले वैक्सीन के इंट्रोडक्शन और उसके हवाले से कुछ टाइप्स वगैरह भी इसकी बयान की गई। उसके बाद जो है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ और जो है डीएनए और आरएनए प्रॉब्स का जिक्र है और उसके अलावा कुछ और बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स का भी जिक्र किया जा रहा है। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और तमाम टॉपिक्स को आज ही की इस वीडियो के अंदर कवर करते हैं। सबसे पहले वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन के बारे से जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है। यानी कि वैक्सीन एक ऐसी चीज़ होती है जो जानदारों में से बनाई जाती है और उसका काम क्या होता है कि अगर कोई हमें बीमारी हो रही है, किसी तरह की बीमारी से इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, हमें तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करना कि वो बीमारी हमें ना हो, ये काम वैक्सीन का होता है। अब अगर हम बात करें कि वैक्सीन किस तरह से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, तो वैक्सीन के अंदर जो है एंटीजेंस मौजूद होते हैं। ये एंटीजेंस क्या होते हैं? ये हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन के बने होते हैं और जब ये हमारी बॉडी के अंदर आते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और हमारा इम्यून सिस्टम इन एंटीजेंस के खिलाफ में जो है एंटीबॉडीज़ बना लेता है। जब हम पहले से ही एंटीजेंस को शामिल कर देंगे, हमारी बॉडी जो है उनके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बना लेगी और उन्हें सेव भी कर लेगी मेमोरी के अंदर। तो जब हमारे पास कोई जरासीम आएगा, उसके पास अगर वो सेम प्रोटीन मौजूद है, वो सेम एंटीजन मौजूद है, तो अब हमारे इम्यून सिस्टम को तैयार होने के लिए टाइम नहीं लगेगा और वो वायरस से या किसी भी जरासीम के अटैक करने से पहले ही जो है हमारा इम्यून सिस्टम मौजूद रहेगा और उस पैथोजन को जो है ख़त्म कर लेगा। तो इस तरह से हमारी बॉडी में कुछ एंटीजन शामिल किए जाएंगे। वो सेम एंटीजन जो है किसी बैक्टीरिया की सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी हो सकते हैं या वो वायरस के पास भी हो सकते हैं और इस तरह से हमारी बॉडी जो है वो पहचान लेगी उस जरासीम को आने में। मिसाल के तौर पर अगर हम बात करें तो हमें बचपन में ही जो है पोलियो के ड्रॉप्स पिलाए जाते हैं। ये जो है ओरल ड्रॉप्स हमें दिए जाते हैं। वैक्सीन ओरल रूट के ज़रिए से भी दाखिल की जा सकती है। इसमें एंटीजेंस मौजूद है। अब क्या होगा कि अगर हमारी बॉडी के अंदर दोबारा कभी भी पोलियो वायरस दाखिल होगा, क्योंकि हमारे पास वो एंटीजेंस पड़े हुए हैं, हमारे इम्यून सिस्टम ने उसके बारे में आगाही हासिल कर ली है, तो इसलिए अब वो बीमारी हमें नहीं करने वाला। तो ये ओरल रूट के ज़रिए से भी आ सकते हैं या फिर इंजेक्शन के ज़रिए से भी हमारे ब्लड के अंदर ही शामिल किए जा सकते हैं। तो वैक्सीन जो है बीमारी को रोक सकते हैं या बीमारी की शिद्दत को जो है कम कर सकती हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का जिक्र किया जा रहा है। हेपेटाइटिस बी कौन सी बीमारी होती है? ये हमारे लिवर को असर करती है और इस बीमारी के नतीजे के अंदर लिवर के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है और आगे चल करके लिवर का डैमेज हो जाता है। अब इसके खिलाफ जो है वैक्सीन किस तरह से बनाई जाएगी? पहले तो हमें ये ध्यान में रखना होगा कि ये जो बीमारी होती है ये वायरस के जरिए से फैलने वाली होती है। इस वैक्सीन को बनाने के लिए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होगी कि दो डीएनए को आपस में जोड़ा जाएगा। दो डीएनए किस तरह से जोड़े जाएंगे? हेपेटाइटिस बी का जो वायरस है उसके पास भी लाजमी डीएनए और उसके पास जीन्स मौजूद हैं। हम वो जीन निकालेंगे जो कि उसके सरफेस के एंटीजीन बना रहा है और उस जीन को निकालने के बाद उसे यीस्ट के सेल के अंदर दाखिल किया जाएगा, यीस्ट के डीएनए के साथ में कंबाइन किया जाएगा। अब ये जो हमारे पास जीन है, ये जो डीएनए है हमारे पास वायरस का, जब इसे यीस्ट के सेल के साथ में कंबाइन किया गया है तो ये वाला तरीका रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है। अब यीस्ट के सेल बढ़ते रहेंगे, यीस्ट 1 से 2 हो जाएंगे। इनके अंदर जो है बडिंग का प्रोसेस हो रहा होता है तो बड के ज़रिए से ये बढ़ते रहते हैं। तो लाजिम बात है इनका डीएनए भी बढ़ता रहेगा। जब डीएनए बढ़ता रहेगा तो ये जीन जो है ये भी बढ़ता रहेगा और साथ साथ ये जीन जो है इस्तेमाल भी होता रहेगा, यानी कि ये यीस्ट के सेल के अंदर जो है एंटीजीन जो है बनाता रहेगा। फिर क्या किया जाएगा कि यीस्ट के सेल में से ये एंटीजन निकाला जाएगा, फिर इसे एंटीजन को प्योरीफाई करके फिर इसमें से वैक्सीन बनाई जाएगी जिसे फिर कमर्शियल यूज़ के लिए भी जो है इस्तेमाल किया जा सकेगा। अब हम लोग बात करते हैं ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन के हवाले से। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो होता है ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के वजह से फैलता है और ये कैंसर काज करने वाला वायरस होता है। अगर हम बात करेंगे कि इसकी वैक्सीन किस तरह से बनाई जाती है, वही सेम प्रोसीजर है जो कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने में इस्तेमाल हो रहा था, यानी कि यहाँ पर भी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। ये जो एचपीवी वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, इसका जीन निकाला जाएगा और उस जीन को इंसेक्ट के सेल के अंदर दाखिल किया जाएगा। जब जीन इंसेक्ट के सेल में दाखिल होगा, उसके डीएनए के अंदर दाखिल होगा, तो ये जो जीन है उनके डीएनए के साथ जुड़ करके सरफेस प्रोटीन भी बनाए जाएंगे। सरफेस प्रोटीन का यहाँ पर क्या काम है और पहले भी क्या काम था कि कोई वायरस वगैरह मौजूद होता है तो उसके सरफेस के ऊपर कुछ खास तरह के प्रोटीन होते हैं। हमारा इम्यून सिस्टम जो है उन प्रोटीन्स के ज़रिए से उस वायरस की पहचान करता है और फिर उसके खिलाफ जो है एंटीबॉडीज़ बना करके उन्हें ख़त्म करने की कोशिश करता है। काफ़ी दफ़ा उसकी पहचान में मुश्किल हो जाती है, देर हो जाती है और वायरस उससे ज़्यादा जो है बढ़ जाते हैं और सूरत के अंदर उन पर काबू पाना मुश्किल हो जाता है।
लेकिन अगर हमें पहले से ही पता हो, उस वायरस के खिलाफ हमारी बॉडी ने पहले से ही एंटीबॉडीज बनाए हुए हो उन सरफेस प्रोटीन को देख करके, तो फिर अगर वायरस हमारी बॉडी में दाखिल हुआ, सरफेस प्रोटीन से पहचान हो जाएगी और हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडी से उसे ख़त्म कर लेगी। तो हम लोग पहले से ही कोशिश यही कर रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ बने हुए हों, इसीलिए हमारी बॉडी के अंदर ये प्रोटीन दाखिल किए जाते हैं। प्रोटीन में कोई डीएनए नहीं है, इसलिए प्रोटीन हमारी बॉडी में मौजूद रहेंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। हाँ, अगर इसका डीएनए होता फिर हमारे लिए नुकसान वाली बात हो सकती थी। तो इस तरह से इंसेक्ट के सेल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा तादाद में ये सरफेस प्रोटीन बन जाएगा और फिर सरफेस प्रोटीन को प्योरीफाई करके सेम हेपेटाइटिस के तरीके से फिर वैक्सीन बनाई जाएगी। अब यहाँ पर इन्फ्लुएंजा वायरस के हवाले से और उसकी वैक्सीन का जिक्र किया जा रहा है। इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है ये नज़ले ज़ुकाम वाला वायरस होता है। इसके बाद लिखा हुआ है कि इसके खिलाफ भी वैक्सीन बनाई जाती हैं और हर साल जो है WHO जो है नए वायरस को डिस्कवर करता है जो कि इन्फ्लुएंजा का वायरस होता है। और जब नया वायरस आएगा हर बार उस नए वायरस के लिए जो है एक नई जो है वैक्सीन बनाई जाएगी जिसके अंदर उस वायरस के जो है एंटीजन शामिल होंगे। अगर हम बात करें कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से, कोरोना वायरस की वैक्सीन के हवाले से, तो इसे बनाने वाले फाइज़र कंपनी थी, मॉडर्ना और उसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन, इन्होंने ये वैक्सीन बनाई थी। और इन्होंने जो तरीका यहाँ पर अपनाया था वो था mRNA टेक्नोलॉजी। हमें मालूम है कि हमारा डीएनए मैसेंजर आरएनए बनाता है और फिर वो मैसेंजर आरएनए आगे चल करके प्रोटीन बनाता है। लेकिन अगर हम हमारी बॉडी के अंदर मैसेंजर आरएनए को शामिल कर दें तो वो मैसेंजर आरएनए जब हमारी बॉडी में जाएगा तो वो खुद से प्रोटीन बना सकता है। इस तरह से ऐसे मैसेंजर आरएनए हमारी बॉडी के अंदर दाखिल किए जा रहे थे, हमारे सेल्स के अंदर दाखिल किए जा रहे थे जो कि वो प्रोटीन बनाते जो कि कोरोना वायरस के ऊपर मौजूद होता है। तो इस तरह से कोरोना वायरस का स्पाइक प्रोटीन जो कोरोना वायरस के सरफेस में पाया जाता है, mRNA टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डायरेक्ट ही हमारी बॉडी में प्रोटीन वो बनाया जा रहा था। इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम जो है उसके खिलाफ में रेस्पॉन्स कर रहा था और अगर वायरस हमारी बॉडी में पहुंचता, क्योंकि हमारी बॉडी ने उसको आइडेंटिफाई कर लिया है उस प्रोटीन को, तो पहले से ही हमारी बॉडी तैयार रहती। अब हम बात करते हैं मलेरिया की वैक्सीन के हवाले से, जिसके बारे में लिखा हुआ है कि ये अभी भी डेवलपमेंट में मौजूद है। अब इसके अंदर एक वैक्सीन का जिक्र किया जा रहा है जो कि है सनारियाज वैक्सीन। इस वैक्सीन के अंदर मलेरिया की एक किस्म को इस्तेमाल किया जाता है जो कमज़ोर किस्म होती है, जो हमारे इम्यून सिस्टम को ज़्यादा असर नहीं करती। तो कमज़ोर मलेरिया का जरासीम जो है, प्लाज्मोडियम जो है, वो हमारी बॉडी के अंदर दाखिल किया जाएगा। इस तरह से हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा और फिर उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना लेगा। फिर अगर मलेरिया के कोई हमारे पास ताकतवर जरासीम भी आ गए तो हमारा इम्यून सिस्टम जो है एक्टिव रहेगा। दुनिया की सबसे पहली वैक्सीन जो है वो भी इसी तरह से बनाई गई थी कि कावपॉक्स जो है वायरस था वो दाखिल किया जा रहा था बॉडी में। जब कावपॉक्स हमारी बॉडी में आ रहा था हमारी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रही थी। फिर अगर उन लोगों के अंदर स्मॉलपॉक्स का वायरस दाखिल होता तो वो कुछ भी नहीं कर पाता क्योंकि इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ पड़ा था। वरना स्मॉलपॉक्स इतनी खतरनाक बीमारी थी कि मरने के जो चांस थे वो बहुत ज़्यादा थे इस बीमारी के अंदर। लेकिन कावपॉक्स वायरस की वजह से ये बीमारी ख़त्म हो गई। तो जिनको कावपॉक्स हो रहा था फिर उनको स्मॉलपॉक्स कभी भी नहीं हो रहा था। आपने चिकन पॉक्स के हवाले से भी ऐसे सुना होगा कि ये हमें एक बार हो रहा होता है ज़िंदगी के अंदर। चिकन पॉक्स के केस के अंदर भी यही होता है कि हमारी बॉडी में वो वायरस दाखिल होता है, हमें बीमार भी करता है, लेकिन क्या होता है कि फिर हमारा बॉडी जो है उसके खिलाफ इम्यूनिटी डेवलप कर लेती है। फिर ज़िंदगी में कभी भी वो वायरस हमें असर नहीं कर पाता क्योंकि हमारे पास उसकी एंटीबॉडीज़ मौजूद होती। लेकिन अगर हम चिकन पॉक्स की वैक्सीन पहले ही लगा लें फिर ये वायरस हमें कभी भी असर नहीं कर पाएगा। अब हम लोग यहाँ पर जिक्र करने वाले बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से कि किस तरह से बायोटेक्नोलॉजी की मदद से डिजीज़ की पहचान की जा सकती है और इसके अंदर किस तरह से डीएनए और आरएनए प्रोब्स का इस्तेमाल हो रहा है और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल हो रहा है। डीएनए आरएनए प्रोब्स क्या है उनका भी डिस्कस करेंगे और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है उनका भी तफसील से डिस्कस करेंगे ताकि आपके लिए हर चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। यही बात लिखी हुई है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हमें जो है बीमारियों के पहचान का पता चलता है और इसके अंदर जो है कुछ तरीके इस्तेमाल होंगे, जैसे डीएनए प्रोब का इस्तेमाल होगा या आरएनए प्रोब का या मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल होगा। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जो है डीएनए प्रोब या आरएनए प्रोब का जिक्र करते हैं कि ये डीएनए प्रोब और आरएनए प्रोब क्या होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप एक तस्वर कर लें कि हमारे पास एक डीएनए का बड़ा धागा मौजूद है और उस बड़े धागे के अंदर एक सीक्वेंस मौजूद है न्यूक्लियोटाइड्स की। मिसाल के तौर पर एडेनिन मौजूद है, ग्वानिन मौजूद है, साइटोसिन मौजूद है, थाइमिन मौजूद है, फिर एडेनिन मौजूद है। तो इस तरह के एक कंटिन्यूस सीक्वेंस मौजूद है। अब इस सीक्वेंस के अंदर मिसाल के तौर पर ये वाला टुकड़ा एक हमारा जीन का है। तो इस तरह से पूरे डीएनए के अंदर जो जीन मौजूद हैं उनकी सीक्वेंस आइडेंटिफाई हो चुकी है। अब अगर हम लोग हमारी बॉडी में से कोई भी जीन निकालना चाहते हैं तब भी हम लोग इन प्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं। प्रोब क्या होते हैं? ये दरअसल वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो शॉर्ट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड पर कंसिस्ट करते हैं, यानी कि इनके अंदर जो है डीएनए के अपोजिट में सीक्वेंस होती है और ये जो है डीएनए के साथ में या आरएनए के साथ में बाइंड हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर हमारे पास
मिसाल के तौर पर ये जीन मौजूद है। डीएनए प्रोब अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करना चाहेंगे ताकि हमें पता चले कि हमारे डीएनए के अंदर ये वाला टुकड़ा कौन सा मौजूद है, तो हम इसके बिल्कुल अपोजिट वाला एक डीएनए प्रोब लेकर आएंगे जिसके पास ये वाली सीक्वेंस होगी, थायमिन, साइटोसिन, ग्वानिन, एडेनिन और थायमिन। इस तरह का हम एक डीएनए प्रोब लेकर आएंगे तो हमारे पास इस तरह से मुख्तलिफ डीएनए प्रोब्स जो हैं वो बने हुए होते हैं। उन डीएनए प्रोब्स के अंदर जो है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स भी मौजूद होते हैं ताकि जब वो बाइंड होंगे डीएनए के साथ में, उसकी जो डेंसिटी होगी वो नॉर्मल डीएनए से अलग होगी उस टुकड़े की। उसके अलावा उसके अंदर हम कुछ मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं जो कलर भी प्रोड्यूस करते हैं। तो ये डीएनए प्रोब उस डीएनए के टुकड़े के साथ जुड़ करके लाइट को भी प्रोड्यूस कर सकता है। इससे भी हमें पता चलेगा कि डीएनए के बड़े धागे के अंदर वो टुकड़ा जो हमें चाहिए वो कहाँ मौजूद होता है। तो ये डीएनए के साथ में भी जुड़ सकते हैं, डीएनए के साथ डीएनए प्रोब्स जुड़ेंगे और जो आरएनए के टुकड़ों के साथ जुड़ेंगे उन्हें आरएनए प्रोब्स कहा जाएगा। डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर भी ये हमारे पास इस्तेमाल हो रहे होते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है किस तरह से ये हमें बीमारी की पहचान कराते हैं। दरअसल ये है हमारी बॉडी के अंदर जो पैथोजेंस मौजूद होंगे हमें उनके बारे में बताएंगे। पैथोजिन वो होते हैं जो बीमारी काज करने वाले होते हैं। मिसाल के तौर पर हमारी बॉडी के अंदर HIV वायरस मौजूद है या हेपेटाइटिस के वायरस मौजूद है B और C के, या फिर ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है ये हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर हमारी बॉडी के अंदर ये वायरस मौजूद है, वायरस के पास लाजमी DNA या RNA जो है मौजूद होता है। अब क्या किया जाएगा, हमें मालूम होगा कि उस पर्टिकुलर डीएनए की, मिसाल के तौर पर जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है उसके डीएनए के अंदर कौन सी सीक्वेंस मौजूद है, तो उस सीक्वेंस के मुताबिक जो है प्रोब यहाँ पर दाखिल किए जाएंगे। प्रोब जाकर के इनके साथ में अटैच होंगे और जब प्रोब इनके साथ में अटैच होंगे, क्योंकि उनके पास रेडियो एक्टिविटी होगी या उनके पास फ्लोरेसेंस मौजूद होगा, तो प्रोब्स की अटैचमेंट से जो है हमें उस वायरस का पता चल जाएगा। उसके अलावा इनके बारे में लिखा हुआ है, एक तो ये एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजेंस करते हैं, दूसरा ये जो काम कर रहे होते हैं वो जेनेटिक म्यूटेशन को भी आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे होते हैं। अगर हमारे पास कोई क्लिनिकल सैंपल मौजूद है, मिसाल के तौर पर क्लिनिकल सैंपल किसको कहा जाता है, लैब के अंदर कोई हमारे पास मरीज़ आता है और वो कोई सैंपल अपना दे देता है। मिसाल के तौर पर उसका कोई ब्लड मौजूद है, यूरिन उसने दिया हुआ है, सिलाइवा मौजूद है या कोई टिश्यू वगैरह मौजूद है, तो जो भी वो चीज़ टेस्ट करने के लिए दे चुका है वो है क्लिनिकल सैंपल। अगर हम उस क्लिनिकल सैंपल में देखना चाहते हैं कि म्यूटेशन है या नहीं, तब भी हम प्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोब्स यहाँ पर इस तरह से इस्तेमाल होंगे कि हमें मालूम है कि डीएनए प्रोब जो है उस सेल के अंदर मौजूद डीएनए के साथ में बाइंड करेगा, लेकिन अगर उसके अंदर म्यूटेशन हो चुकी है, म्यूटेशन का मतलब यह है कि उसकी सीक्वेंस चेंज हो चुकी है। मिसाल के तौर पर जिसकी पहले सीक्वेंस मौजूद थी A, C, T, G और A, हमने प्रोब भी वैसा ही निकाला जो कि इसकी अपोजिट सीक्वेंस वाला था, जिसके पास T, G, A, C और T इस तरह की सीक्वेंस मौजूद थी। हमने प्रोब तो दाखिल कर दिया, लेकिन ये प्रोब अगर अटैच ही नहीं हो रहा, मतलब कि किसी न किसी की सीक्वेंस बदल चुकी है, जेनेटिक म्यूटेशन यहाँ पर आ चुकी है, इसी वजह से ये बाइंड नहीं हो पा रहा। तो इस तरह से हमें पता चल सकता है कि कहाँ पर म्यूटेशन भी आई है। MCQs के हवाले से आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि ये पैथोजिन और म्यूटेशंस को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। ये डिटेक्शन आसान कौन बनाता है, इसके पास कुछ हम मार्कर्स दाखिल कर लेते हैं जिन्हें रेडियो एक्टिव मार्कर्स कहा जा रहा है, या फ्लोरेसेंट जो है कुछ मॉलिक्यूल्स इनमें दाखिल कर देते हैं। आप बच्चों का यहाँ पर यह सवाल हो सकता है कि सर इसको रेडियो एक्टिव हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो इसका तरीक़ेकार ये होगा कि हम इसके पहले मॉलिक्यूल को निकालेंगे। मिसाल के तौर पर इसके मॉलिक्यूल को जब हम निकालेंगे तो उसके अंदर पेंटोज शुगर मौजूद होता है, फास्फेट ग्रुप मौजूद होता है और दूसरा जो है नाइट्रोजनस ग्रुप मौजूद होता है। हम यहाँ इस फास्फोरस को हटा करके यहाँ पर एक आइसोटोप लगा देंगे। आइसोटोप की वजह से जो है ये रेडियो एक्टिव हमारे पास बन जाएगा। और इस तरह से कुछ और मॉलिक्यूल्स ऐड कर सकते हैं। कुछ हमें मॉलिक्यूल्स का पता होगा जो कि रोशनी इमिट कर सकते हैं, तो उन मॉलिक्यूल्स को भी अगर हम इसके स्ट्रक्चर में दाखिल कर देंगे तब हमारे पास ये जो है फ्लोरेसेंस वाला बन जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के हवाले से। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या होते हैं? नॉर्मली हमारे जो बी सेल्स हैं जो हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है, बी लिम्फोसाइट्स, जब वो मैच्योर हो जाते हैं तब उन्हें कहा जाता है प्लाज्मा सेल्स। तो हमारे बी सेल्स या जो हमारे प्लाज्मा सेल्स हैं नॉर्मली वो एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी एंटीबॉडीज़ जो होती हैं जरासीम के आने के बाद जो है नॉर्मली प्रोड्यूस हो रही होती। अलग जरासीम आएगा तो उसके लिए अलग एंटीबॉडीज़ बनेंगी, इसी तरह से कोई और आ गया तो उसके लिए अलग एंटीबॉडीज़ बनेगी। लेकिन हम लोग लेबॉर्ट्री के अंदर कुछ एंटीबॉडीज़ बनाते हैं और वो लेबॉर्ट्री में बनने वाली एंटीबॉडीज़ जो होती हैं वो स्पेसिफिक एंटीजीन्स के लिए होती हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास एंटीजीन जो है वो पोलियो वायरस के प्रोटीन्स हैं तो उसके खिलाफ जो है सिर्फ वो एंटीबॉडीज़ बनेगी। तो सिर्फ स्पेसिफिक एंटीजीन्स जो है किसी पैथोजिन के खिलाफ या कैंसर के सेल्स के खिलाफ अगर बनाई जा रही हैं लेबॉर्ट्री के अंदर, तो वो एंटीबॉडीज़ जो है हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कही जाती हैं।
अब इसका मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्यों कहा जा रहा है, ये सारा प्रोसेस अब हम समझते हैं कि ये बनाई किस तरह से जाती है। इनको बनाने का तरीकाकार इस तरह से होगा कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक माउस मौजूद है। एक्सपेरिमेंट के लिए हम माउस को यूज़ करते हैं या रेट को यूज़ करते हैं। अगर हमारे पास कोई माउस मौजूद है तो हम क्या करेंगे कि उसके अंदर एंटीजीन्स को दाखिल कर लेंगे। जब माउस के अंदर अगर हमने एंटीजन को दाखिल कर लिया है तो माउस का जो इम्यून सिस्टम होगा वो इस एंटीजन के रेस्पॉन्स के अंदर जो है एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगा। हमें मालूम है कि एंटीबॉडीज़ बनाना प्लाज्मा सेल्स का काम होगा, बी सेल्स का काम होगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स को यानी कि प्लाज्मा सेल्स को जो है निकाल देंगे बाहर की तरफ। अब प्लाज्मा सेल्स जब बाहर की तरफ आ जाएंगे फिर इन प्लाज्मा सेल्स को दूसरे सेल्स के साथ में फ्यूज़ किया जाएगा। फ्यूज़ करने की वजह यह होगी कि हम चाहते हैं कि ये जो प्लाज्मा सेल्स है जो इस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ बने हैं, ये वाले प्लाज्मा सेल्स जो हैं हमेशा की इमोर्टलिटी हासिल कर लें, हमेशा की ज़िंदगी हासिल कर लें। तो इन्हें कैंसर के एक सेल के साथ में फ्यूज़ किया जाता है। तो प्लाज्मा सेल को जब कैंसर के एक सेल यानी कि जिसका नाम माइलोमा सेल होता है, जो कि दरअसल कैंसरियस प्लाज्मा सेल होता है, जब इसके साथ में फ्यूज़ किया जाएगा तब जो हमारे पास एक मिक्सचर वाला सेल बनेगा उसे कहा जाएगा हाइब्रिडोमा। ये जो हाइब्रिडोमा हमारे पास प्रोड्यूस हुआ है दरअसल यही हमारे पास मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को आगे जाकर के बनाने वाला है। क्योंकि इसके अंदर प्लाज्मा सेल्स शामिल हैं तो ये एंटीबॉडीज़ को प्रोड्यूस करता रहेगा। तो इसको अब हमने लेबोरेटरी के अंदर रखा हुआ होगा और लेबोरेटरी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ बन रही होंगी उन्हें फिर प्यूरीफाई करके निकाल करके यूज़ किया जाएगा। ये सेल हमारी बॉडी के अंदर दाखिल नहीं किया जा रहा क्योंकि ये कैंसर सेल का फ्यूजन है, इसीलिए बस लेबोरेटरी के अंदर ही इसमें से हासिल होने वाले एंटीबॉडीज़ को हमारी बॉडी में यूज़ किया जाएगा। अब हम बात करते हैं कि डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है इस्तेमाल हो सकती हैं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ जो है एंटीजेंस के साथ में बाइंड करती हैं। अगर हम देखना चाहते हैं कि हमारे पास जो क्लिनिकल सैंपल मौजूद है, मिसाल ब्लड मौजूद है, यूरिन मौजूद है या कोई और टिश्यू अगर हमारे पास मौजूद है, हम देखना चाहते हैं कि उसके अंदर पर्टिकुलर किस्म के, मिसाल के तौर पर एक बैक्टीरिया है जो ट्यूबरकुलोसिस काज करता है, हम देखना चाहते हैं कि वो बैक्टीरिया मौजूद है या नहीं। तो हम उस बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ वही एंटीबॉडीज़ इस्तेमाल करेंगे जो कि उस बैक्टीरिया के एंटीजन के अगेंस्ट में मौजूद होंगे। इसी तरह से सिफिलिस, ये भी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। लाइम डिजीज़, इसके अंदर रैशेज़ हो जाते हैं और जॉइंट पेन वगैरह हो जाता है। तो इन तमाम कंडीशंस के अंदर जो है, इन तमाम डिजीज़ के अंदर हमें मालूम होगा बैक्टीरिया कौन सा है और उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में हम वो वाले एंटीबॉडीज़ जो है इस्तेमाल करेंगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये एंटीजन जो है वो एंटीबॉडी के साथ में बाइंड कर चुका है या नहीं? तो वही बात कि ये फ्लोरेसेंस जो है प्रोड्यूस कर रहे होते, लाइट जो है प्रोड्यूस कर रहे होते, या फिर जो है इनमें से रेडिएशंस निकलते हैं। लिखा हुआ है कि कैंसर का डायग्नोसिस भी ये कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ को इस्तेमाल किया जाएगा और ये देखेंगे कि ब्लड के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर जो है कहीं पर ट्यूमर वाले एंटीजेंस तो मौजूद नहीं है। तो इस तरह से कैंसर का अर्ली डिटेक्शन जो है ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ कर सकती हैं। लिखा हुआ है कि कैंसर सेल्स को अगर हम डिटेक्ट करेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा? एक तरीक़ेकार होगा जिसे पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी कहा जाता है। पॉजिट्रॉन क्या होते हैं? ये कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जिनके पास बिल्कुल अपोजिट चार्ज होती है जो इलेक्ट्रॉन के पास मौजूद होती है। जब ये पॉजिट्रॉन जो है इलेक्ट्रॉन के साथ में टकराते हैं, कोलाइड करते हैं, तो रेडिएशंस निकलते हैं। तो इस तरह से इन पॉजिट्रॉन्स का इस्तेमाल करके भी जो है हम लोग रेडिएशंस की मदद से हम कैंसर सेल्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर लास्ट टॉपिक के अंदर उन प्रोडक्ट्स का जिक्र किया जा रहा है जो कि हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी के मुख्तलिफ तरीक़ों से हमारे पास हासिल होते हैं। मिसाल के तौर पर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ प्रोटीन बना रहे होते हैं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होगी कि हमारा डीएनए जो है, मिसाल के तौर पर हमारा ऐसा डीएनए जो इंसुलिन को बनाता है, वो डीएनए बैक्टीरिया में शामिल किया जाएगा। जब बैक्टीरिया में हमारा डीएनए शामिल किया जाएगा, हमारा जीन शामिल किया जाएगा, तो बैक्टीरिया जो है फिर हमारे जीन का इस्तेमाल करते हुए वो इंसुलिन बनाएगा। इस तरह से हमारी जो डायबिटिक की प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो सकती है। अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी है तो हमारा वो जीन जो ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, उस जीन को निकाल करके बैक्टीरिया के अंदर दाखिल किया जाएगा। सेम उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर ग्रोथ हार्मोन की जो डिफिशियंसी है वो भी कम हो जाएगी क्योंकि हमारे पास स्टिक ग्रोथ हार्मोन जो है मौजूद रहेगा। इसी तरह से अनेमिया, अनेमिया उस कंडीशन को कहा जाता है जिसके अंदर रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है। और हम मालूम है कि एक हार्मोन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स को बढ़ाने का काम करता है और उसका नाम होता है अर्थ्रोपोएटिन। तो अर्थ्रोपोएटिन की भी इसी तरह से सिंथेसिस की जा सकती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से। इसी तरह से मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ जो है वो डिजीज़ की डायग्नोसिस के अंदर भी हेल्प करती हैं, डिजीज़ का ट्रीटमेंट भी करा रही होती है। कैंसर के जो सेल्स होते हैं, जो एंटीजेंस मौजूद होंगे, उन्हें ढूंढ ढूंढ कर ख़त्म कर देगा, कैंसर को कम कर देगा
इसी तरह से रेमेटोइड अर्थराइटिस की अगर हम बात करें, जो कि जॉइंट का प्रॉब्लम होता है, इस बीमारी की तेज बढ़ने को, इन्फ्लेमेशन को जो है ये स्लो डाउन कर सकता है। याद रखिएगा, रेमेटोइड अर्थराइटिस जो होती है ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। इसी तरह से एक और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि नर्वस सिस्टम को अटैक करता है, वो है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। यहाँ पर यह होता है कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं उनकी जो माइलिन शीट होती है, हमारा इम्यून सिस्टम उसे अटैक कर रहा होता है। तो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का इस्तेमाल करते हुए जो है इन बीमारियों की शिद्दत को जो है वो रोका जा सकता है। फिर बात करें कि वैक्सीन बनाई जा रही, काफ़ी सारी जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से जो है वैक्सीन बनाई जा रही, जिसके अंदर हम लोग प्रोटीन्स को बना रहे हैं जो कि एंटीजन से, मिसाल के तौर पर वो इन्फ्लुएंजा के लिए, नज़ले ज़ुकाम के लिए वैक्सीन बन रही है, हेपेटाइटिस बी के लिए वैक्सीन बन रही है, और उसके अलावा ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए जो है वो भी वैक्सीन बन रही है। फिर हमारे पास है जीन थेरापी के प्रोडक्ट्स। जीन थेरापी एक ऐसा प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम लोग जो है हमारे जीन को, जो कि ख़राब हो चुका है, या तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं या फिर उसको रिपेयर कर सकते हैं। तो डिफेक्टिव जीन को रिपेयर करना, जब हम जीन को रिपेयर करेंगे तो जो हमारे पास जेनेटिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। अब यहाँ पर जेनेटिक डिसऑर्डर्स कौन से जिक्र किए गए, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया है, हमारे रेड ब्लड सेल जो है सिकल शेप के हो जाते हैं। तो इस बीमारी के अंदर जो जीन खराब हुआ पड़ा है, जिस वजह से अमाइनो एसिड चेंज हो जाता है, उस खराब जीन को ठीक किया जा सकता है। सिस्टिक फाइब्रोसिस, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को भी असर करती है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को भी असर करती है ये बीमारी, इसे भी ठीक किया जा सकता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, जिसके अंदर हमारे मसल वेस्टेज हो रही होती है, उसके अलावा मसल्स जो है वीक रहते हैं और डिजेनरेट हो जाते हैं। उसके अलावा लास्ट के अंदर हमारे पास जिक्र किया जा रहा है स्टेम सेल थेरापीज के हवाले से। हमारी बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं जिन्हें स्टेम सेल्स कहा जा रहा होता है। दरअसल ये हमारी बॉडी के अंदर अनडिफरेंटिएटेड सेल्स होते हैं, यानी कि ये ऐसे सेल्स होते हैं जिन्होंने अभी तय नहीं किया कि ये किस सेल्स के अंदर तब्दील होने हैं। यही स्टेम सेल हमारे पास जो है हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स को बना सकते हैं, हमारे बोन के सेल्स को बना सकते हैं, हमारे ब्लड के सेल को बना सकते हैं। तो ये हमारे स्टेम सेल्स होते हैं जो कि अभी तक जो है किसी खास सेल में तब्दील नहीं हुए। हम यहाँ पर स्टेम सेल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, और स्टेम सेल का इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ टिश्यूज़ जो हैं, मुख्तलिफ हमारे जो पार्ट्स हैं जो ख़राब हो चुके हैं, उन्हें ठीक कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम होती है जिसे पार्किंसन डिजीज़ कहा जाता है। इस पार्किंसन डिजीज़ के अंदर हमारे पास जो है डोपामिन की प्रोडक्शन कम हो रही होती है। तो अगर इस कंडीशन के अंदर हमारे न्यूरॉन्स डैमेज हो रहे हैं तो न्यूरॉन्स को जो है ठीक किया जा सकता है। स्पाइनल कोड जो हमारा ख़राब हो चुका है किसी इंजरीज़ के नतीजे के अंदर, इन स्टेम सेल्स का इस्तेमाल जो है स्पाइनल कोड के सेल्स को ठीक करने के लिए किया जा सकता है। डायबिटीज़ के अंदर जो हमारे पास सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाले ख़राब हो चुके हैं, स्टेम सेल्स के आगे डिफरेंटिएशन कराई जाएगी और इस तरह से डायबिटीज़ के वो ख़राब सेल जो हैं वो भी बनाए जाएंगे। ये स्टेम सेल थेरापीज़ का जो प्रोसेस है अभी इनिशियल फेज़ के अंदर मौजूद है, लेकिन इस प्रोसीजर के अंदर आगे चल करके बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट भी आने वाली है। तो इफेक्टिव ट्रीटमेंट हमें देखने को मिलेगा जो भी बीमारी हमारे पास मौजूद होंगी। उसके अलावा जो पेशेंट है, जो सर्वाइविंग शख्स है, उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी इस स्टेम सेल थेरापी की मदद से। अगर हम फेडरल की बुक में देखेंगे तो यहाँ पर सिर्फ इतना सा टॉपिक हमारे पास मौजूद है जिसमें जिक्र किया जा रहा है कि हम लोग वैक्सीन की डेवलपमेंट कर सकते हैं। वैक्सीन की डेवलपमेंट के लिए जो है प्रोटीन इस्तेमाल होंगे। उसके अलावा अगर हमारे पास एक जीन मौजूद है, हम जीन का इस्तेमाल करते हुए एंटीजन को बना सकते हैं। वही एंटीजन जो है आगे वैक्सीन में भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम लोग एंटीजन को अलग करना चाहते हैं तो उसके लिए हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जब दाखिल किया जाएगा, एंटीबॉडी जब वहाँ पर मौजूद होगा तो एंटीजन को वो बाइंड होकर के अलग कर लेगा। तो बस यही बात लिखी हुई है। उसके अलावा लिखा हुआ है कि हम लोग डीएनए प्रॉब्स और मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं डिजीज़ के डायग्नोसिस के अंदर। मज़ीद यहाँ पर थोड़ा सा बस जीन थेरापी के हवाले से डिस्कस किया जा रहा है और यहाँ पर आपको कुछ भी देखने को नहीं मिलता इस तरह से। बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है। तो मेरे पास जो है ये पुराना एडिशन इस बुक का मौजूद है। अगर आपके पास नया एडिशन हो और उसके अंदर अगर डिटेल इन्फॉर्मेशन हो तो काइंडली कमेंट्स के अंदर बताइएगा, ताकि फिर उस हिसाब से जो है फेडरल की बुक की जो है वीडियो भी बनाई जा सके। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।